अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर की आज सेकंड वीडियो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो पे हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी स्ट्रक्चर के हवाले से। और ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे 30-40 मिनट की तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्रोफेशनली मास्टर कर जाएंगे। ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी और इसके अंदर कवर किए जाने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको आप बार बार देखेंगे और मार्केट में जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे रियल टाइम मार्केट में, तभी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो जो चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, जब उसको आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, डेली उसकी आप मार्किंग करेंगे, तो फिर ही आपको इसके ऊपर ग्रिप मिलेगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब तक आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं होगी कि आपका स्ट्रक्चर आपको क्या कह रहा है, बुलिश है या बेरिश है, तब तक आपकी ट्रेडिंग जो है वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकती। आप बाय सेल अगर आपने करनी है तो आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से करनी है। स्ट्रक्चर के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा लें। जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं करेगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आपको मैं कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो समझा दूं। ये कैंडल्स किस तरह फॉर्म होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दो कैंडल्स बनाई है मैंने, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। इस कैंडल के चार हिस्से होते हैं एक कैंडल के। एक ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है, एक टॉप प्राइस होती है और एक बॉटम प्राइस होती है। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें, टॉप पर मैंने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है 1 आवर। लेट्स सपोज ये कैंडल जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम की है। 1 आवर टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये कैंडल 1 घंटे में मार्केट ने आपको ये वाली प्राइस दी है। कैंडल की ये फॉर्मेशन हुई है 1 घंटे में, यानी कि मार्केट इस 1 घंटे में, अगर आप देखें इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30। अगर आप देखें तो इस 1 घंटे में ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है। कैंडल ग्रीन जो कैंडल है उसमें बॉटम साइड पर ओपनिंग प्राइस होती है, यानी कि कैंडल जब स्टार्ट होती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से। इस कैंडल के की जो है वो, अगर आप देखें, दो हिस्से होते हैं। एक इसकी बॉडी होती है, ये जो आप फील्ड साइड देख रहे हैं ये इस कैंडल की बॉडी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसकी विक, इसको हम कहते हैं विक। तो कैंडल जब ओपन होती है, यहाँ पर अगर आप देखें ग्रीन कैंडल हमेशा बॉटम से ओपन होती है और ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। लेट्स सपोज राइट साइड पे हम देखें तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी 4621 और इसकी ये क्लोजिंग प्राइस थी 4751। यानी कि, और जब ये कैंडल ओपन हुई तो उसके बाद जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट था, बॉटम मोस्ट प्राइस थी, वो थी 4587 और टॉप जो इसकी प्राइस थी वो थी 4786। तो इस कैंडल में इस 1 घंटे के दौरान मार्केट ने अपना इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक मूवमेंट दी। लेकिन जब मार्केट ओपन हुई थी इस कैंडल में, उस वक्त ये प्राइस थी और क्लोजिंग के वक्त ये प्राइस थी। इसी तरह रेड कैंडल जो है वो, उसकी जो ओपनिंग होती है वो टॉप से होती है और उसकी क्लोजिंग बॉटम होती है। इसी तरह इसके भी दो हिस्से हैं, एक बॉडी है जो कि फील्ड है और दूसरी ये जो आप देख रहे हैं ये विक है। जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई तो मार्केट की टॉप प्राइस ये थी इस 1 घंटे के दौरान, और जब मार्केट क्लोज हुई और उस क्लोज होने से पहले मार्केट की जो बॉटम प्राइस थी वो ये थी इस पॉइंट पर। तो कैंडल्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है। इसको मैं रियल मार्केट पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, मार्केट 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने जब यहाँ जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई तो ये बॉटम से ग्रीन कैंडल ओपन हुई। इसने ये लो लगाया, लोएस्ट प्राइस इसकी यहाँ पे थी और उसके बाद इसकी टॉप प्राइस यहाँ पे थी और जब घंटा ख़त्म हुआ तो इसकी प्राइस यहाँ पे थी।
तो ये एक ग्रीन कैंडल की कंप्लीट फॉर्मेशन है। इसकी ये फील्ड जो है साइड, ये बॉडी है, ये नीचे विक है और ये ऊपर विक है। सिमिलरली अगर आप रेड कैंडल को देखें तो रेड कैंडल, जब ये ग्रीन कैंडल टॉप पे क्लोज हुई है तो रेड कैंडल टॉप से स्टार्ट हुई है और उसकी ये फील्ड साइड बॉडी है, नीचे विक है जहाँ जो इसका लोवेस्ट प्राइस था इस 1 घंटे में, और ये टॉप साइड पर छोटी सी विक आप देख रहे हैं, ये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी और ये बॉटम में यहाँ से क्लोज हुई। उसके बाद अगेन रेड कैंडल स्टार्ट हुई, वो भी अपने टॉप से स्टार्ट होती है, ये उसकी बॉडी होती है, नीचे विक ऊपर विक, टॉप प्राइस बॉटम प्राइस और इसकी ये क्लोजिंग प्राइस। तो आई होप आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट कैंडल वर्सेस इनसाइड बार क्या होती है। मार्केट में दो किस्म की कैंडल्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है इनसाइड बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर आपको इसकी क्लैरिटी होगी तो आप प्रॉपर स्विंग हाइज, जो वैलिड स्विंग हाइज होंगे, स्विंग लोज होंगे, वो मार्क कर सकेंगे। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके लिए आप फिर गलत स्विंग्स को मार्क करके बैठे होंगे और फिर आपका स्ट्रक्चर सही काम नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट कैंडल वो होती है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें मार्केट को तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट कैंडल होगी, जरूरी नहीं कि यही फर्स्ट होगी, इससे पहले भी और कैंडल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्विंग हाई है। अगर हम इसको, मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि मार्केट जो है वो इस तरह आ रही है और ये मार्केट का स्विंग हाई है एक, और मार्केट इस तरह इसके बाद इस तरह मूव कर रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वेव में ये जो एक इम्पल्स वेव है, इस वेव के अंदर टॉप मोस्ट कैंडल ग्रीन कैंडल कौन सी है। ज़्यादातर लोग इसमें जो लास्ट कैंडल होती है उसको टॉप मोस्ट कैंडल कहते हैं और इसी के हाई को हायर हाई मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब ये जो कैंडल है इसको हम कहते हैं इनसाइड बार। ये इनसाइड बार क्यों है? क्योंकि इसकी जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल है, आपने हमेशा कैंडल्स को लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसकी जो विक है, उस इस कैंडल की जो टॉप प्राइस है उसके ऊपर राइट साइड वाली कैंडल की बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये कैंडल ना होती इन दोनों तो ये टॉप मोस्ट कैंडल होती, क्योंकि इस कैंडल के लेफ्ट साइड पे किसी कैंडल की विक नहीं। इस कैंडल को किसी कैंडल ने या उसकी विक ने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ। इस तरह ये वाली कैंडल हम देखते हैं कि इसकी ये जो विक है, इस विक के ऊपर इस कैंडल की बॉडी क्लोज हुई हुई है, इसीलिए ये जो कैंडल है इसको हम कहेंगे ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है। थर्ड कैंडल अगर हम देखते हैं तो ये जो कैंडल है इसकी बॉडी इसकी विक के नीचे है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं कहेंगे, इसको हम इनसाइड बार कहेंगे। रियल मार्केट में मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी एग्जांपल बहुत इजी है। दोबारा इसी जगह आ जाते हैं कि ये मार्केट ने एक स्विंग लगाया। मार्केट की लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल ये है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसकी विक बहुत नीचे है और इसकी बॉडी इसकी विक से ऊपर क्लोज हुई हुई है। अगर हम ये कैंडल देखें तो ये इनसाइड बार है। इस कैंडल की बॉडी इस कैंडल की विक के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडल, इसको हम कहते हैं इनसाइड बार। इसी तरह आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो कैंडल है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडल और ये जो कैंडल है ये इस विक के अंदर है, इसको हम कहते हैं इनसाइड बार। इसी तरह हम अगर सेल साइड देखते हैं, सेल साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडल है, इसकी बॉडी आप देखें, ये इसकी विक है। अब सेकंड कैंडल जो है इसकी बॉडी इस कैंडल की विक से नीचे क्लोज हुई हुई है रेड कैंडल में, तो ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे किसी कैंडल की कोई विक नहीं है। ये वाली रेड कैंडल अगर हम देखें, इसकी ये टॉप से ये ओपन हुई, यहाँ ये क्लोज हुई, अब ये इसकी विक के अंदर ही क्लोज होगी। इसकी बॉडी इसकी विक के अंदर है और ये इनसाइड बार है।
बॉडी का विक से नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है कैंडल के इंडिपेंडेंट होने के लिए। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, इसकी विक से नीचे बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इंडिपेंडेंट कैंडल होगी। हाँ, अगर तो इसकी विक से भी आगे आ जाए तो फिर भी ये इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये एक कैंडल है, इसकी ये विक है, वैसे तो ये भी इनसाइड बार है। इसको देखते हैं, ये एक कैंडल है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है, और ये कैंडल इसकी बॉडी इसकी विक से नीचे क्लोज नहीं है। विक बेशक चली जाए जितना मर्जी नीचे, तब भी ये इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट कैंडल उसी वक्त होगी जब इसकी बॉडी इसकी विक से नीचे क्लोज होगी। आई होप आपको इंडिपेंडेंट कैंडल और इनसाइड बार की क्लैरिटी हो गई होगी। एक तरह जल्दी से देख लेते हैं मार्केट में, ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, ये इनसाइड बार है, ये तो खैर सारी ही इनसाइड बार्स हैं। रेड में ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, उसके आगे ये इनसाइड बार है क्योंकि इसकी विक से नीचे है। इसी तरह से ये एक स्विंग लग रहा है, ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, ये बिल्कुल जो है वो माइनर से डिफरेंस के साथ बॉडी पर क्लोज हुई है, तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल कंसीडर होगी। और ये इनसाइड बार है इसकी विक से अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंडिपेंडेंट कैंडल क्या होती है और इनसाइड बार क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं कवर करूंगा कि कंफर्म स्विंग्स हाइज एंड लोज कौन से होते हैं। अब यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी मिलेंगी, और इसमें आपको जब आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मार्केट में जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे हो तो वो इस तरह मूव करता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, और मार्केट में ये हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब तक मार्केट का लोअर हाई प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा, और जैसे ही मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगी सेल साइड पे, अपना ये वाला एक लो ब्रेक करेगी, कंफर्म लोअर हाई, तब तक मार्केट जो है वो, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट बुलिश बेरिश नहीं होगी। और जैसे ही ये ब्रेक करेगी उसके बाद ये वाला हाई प्रोटेक्टेड रहेगा और मार्केट इस तरह डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो इसको हम कहेंगे ये मार्केट अब बेरिश में कन्वर्ट होगी है। जब आप रियल मार्केट में जाते हैं तो आपको इतना आसान स्ट्रक्चर नहीं मिलता जितना मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया। जब आप देखेंगे तो मार्केट ने ये हाई लगाया होगा, मार्केट इस तरह मूव करेगी, इस तरह। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं अपना लोअर हाई किस तरह मार्क करूँ। क्या ये मेरा लोअर हाई है, क्या ये लोअर हाई है, या इसको मैं हाई कहूँगा, स्विंग हाई इसको कहूँगा, या इसको कहूँगा। तो एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी आपने हायर हाई और हायर लो मार्क करना है, और आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एक क्लियर हायर हाई आपके पास है, और उसके बाद आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो दो हाइज के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होगा, इन दोनों में आप देखें लोएस्ट पॉइंट ये है, तो उसको आप लोअर हाई कंसीडर करेंगे। बीच में मार्केट जितने भी स्विंग हाई स्विंग लोज लगाती रहे, जो लोएस्ट पॉइंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, उसी को हम कंफर्म लो कंसीडर करेंगे, वही कंफर्म लो होगा। इसको हम हायर लो नहीं कहेंगे, इसको हायर लो कहेंगे। सिमिलरली जब मार्केट सेल आ रही होगी तो मार्केट इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना के सेल होगी। सिमिलरली ये आपका सेल साइड का स्ट्रक्चर है, मार्केट ने सेल साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और मार्केट ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है, और आप देखें कि
आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि मार्केट में आपने कौन सा जो है लोअर हाई मार्क करना है। कंफर्म लोअर हाई वही होगा जिसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा। अब जब आपने लोअर हाई मार्क करना है बेयरिश स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने ये देखना है कि लोअर लो एक ये है और एक ये लोअर लो है। दो लोअर लोज के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका लोअर हाई होगा। इसके अलावा जितने भी स्विंग्स होंगे इन दो लोज के बीच में, उनको आप इग्नोर करेंगे, उसको आप इग्नोर करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को आप लोअर हाई मार्क करेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर में दो हाईज के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका हायर लो होगा, कंफर्म हायर लो। बेरिश स्ट्रक्चर में जो दो लोवेस्ट पॉइंट्स होंगे, जो आपके दो लोअर लोज होंगे, उनके बीच में जो हाई होगा उसको आप लोअर हाई कंसीडर करेंगे। रियल टाइम मार्केट में इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब ये आपके सामने एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगी कि इसमें मैं हायर हाई तो ठीक है, आप ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको आप हायर हाई कंसीडर करेंगे, इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे और इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे। लेकिन आपको यहाँ हायर लो मार्क करने में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई है, ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ये हाई, और ये इन दो हाइज के बीच में अगर आप देखें तो लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका हायर लो होगा। इसी तरह ये आपका हायर हाई है। इस पूरी रेंज के अंदर लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका हायर लो होगा और हाईएस्ट पॉइंट ये है और ये आपका हायर हाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मार्केट का हमेशा मार्केट एक स्ट्रक्चर नहीं बनाती, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के दो स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक वेव मार्क करके दिखाऊं तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी ओवरऑल एक पिक्चर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको बुलिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो वो आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरह नजर आ रहा होगा। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो एक ही टाइम फ्रेम में मार्केट के दो स्ट्रक्चर चल रहे होंगे। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर चल रहा है इस तरह, मार्केट नीचे आती है और इस तरह मार्केट फिर ऊपर जाती है। अब ये एक ही टाइम फ्रेम है, एक ही टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह चल रहा है। तो मार्केट का जो एक ये हाई है, फिर ये लो है, ये हाई है, ये लो है और ये हाई, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो इसके दरमियान में मार्केट कर रही है उसको हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी वेव है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वेव है यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर जो मार्केट स्विंग्स बना रही है एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, इसको हम कहेंगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर आप देखें मार्केट ने ये पूरी एक वेव है मार्केट की, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव है मार्केट की। लेकिन मार्केट इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना रही है, ये वाला। तो इसको हम कहेंगे कि ये मार्केट का ये 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया और ये पूरी एक वेव इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। आई होप इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की आपको क्लैरिटी होगी। इसी तरह मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में मजीद क्लैरिटी के साथ समझा देता हूँ कि जब मार्केट ने, अगर आप ये देखें, अब इसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको समझाता हूँ। ये मार्केट यहाँ से आ रही थी 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश, ये मार्केट का हाई था,
फिर ये मार्केट का हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। मार्केट ने नीचे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया, मोमेंटम शिफ्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने ये हाई नहीं लगाया, मार्केट ने ये हाई लगाया। तो ये जो चीज़ है मार्केट ने, इसको हम कहेंगे ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक कोई कंफर्म हाई या कंफर्म लो ब्रेक नहीं हो जाता, उसके अंदर होने वाली सारी मूवमेंट हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये मार्केट ने हाई लगाया है, अब क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है नीचे, तो मार्केट जो है, अब मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं करेगी, अब मार्केट एक और लो बनाएगी, और उसके बाद मार्केट ने, आप देखिए, ये एक लो बनाया। अब इसके अंदर जो मार्केट ने किया है वो मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस लो और इस लो के बीच में अगर आप देखें, और ये एक इसका लोअर हाई है, ये मार्केट का लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो, इसके बीच में जो मार्केट की ये मूवमेंट है, इसको हम कहेंगे ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी बेरिश हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है, इंटरनल बेरिश हो सकता है, और इसी तरह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेरिश है, इंटरनल बुलिश भी हो सकता है, लेकिन वो अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही रहकर अपनी मूवमेंट को चेंज करेगा। इसी तरह ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपने ये अंदर वाली मूवमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो मेन एक्सटर्नल हाइज और लोज हैं उसको मार्क करना है। उसको आप जब मार्क कर लेंगे तो फिर ही आपको इसकी क्लैरिटी होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब 1 आवर रिट्रेसमेंट पर आ रहा होता है, इसमें टाइम फ्रेम का डिफरेंस ये होता है, मैं आपको मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ कि 1 आवर का स्ट्रक्चर इस तरह चल रहा है हायर टाइम फ्रेम का। तो आप देखेंगे जब 1 आवर ने अपनी रिट्रेसमेंट लेनी होगी, तो जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 5 मिनट में, तो आप देखेंगे 5 मिनट में इसका स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी बेरिश हो जाएगा। और उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा अपना 1 आवर का स्ट्रक्चर अपर साइड पे ब्रेक करना है, तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम को पहले बुलिश में कन्वर्ट करेगी, और उसके बाद मार्केट अपना 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम, यानी कि H1 आवर की रिट्रेसमेंट के लिए छोटे टाइम फ्रेम को बेरिश में कन्वर्ट होना पड़ता है, और उसके बाद जब छोटा टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम दो वापस बुलिश होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, तो वो अपने बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाता है और वो दोबारा बुलिश हो जाता है। ये टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है तो 1 आवर भी बुलिश होगा, 30 मिनट बुलिश होगा, 15 मिनट, ऐसा नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश हो सकता है और छोटा टाइम फ्रेम बेरिश हो सकता है। इसी तरह बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश हो सकता है, छोटा टाइम फ्रेम बुलिश हो सकता है। वो इस तरह के यहाँ पर H1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है, उसकी रिट्रेसमेंट के लिए छोटे टाइम फ्रेम को बेरिश होना पड़ेगा, बेरिश में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब ही मार्केट का स्ट्रक्चर अलाइन होगा। और इसी तरह ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होती है? ट्रेंड कंटिन्यू तभी होता है जब मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही होती है एक साइड पे, और अपने लोज को ब्रेक करती हुई नीचे आ रही होती है। सेल साइड में भी इसी तरह होगा, मार्केट का ये लो होगा, मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेगी तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो जाएगी और अपने एक स्ट्रक्चर लेवल से वापस नीचे ड्रॉप देगी और डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस जगह पर छोटे टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो वापस अलाइन हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम के साथ और बेरिश हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी बदौलत आप कंफर्म स्विंग लोज, स्विंग हाइज मार्क कर सकेंगे।
अगर आपको नहीं पता होगा कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड है, कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, तो आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज मार्क करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको नहीं पता होगा कि रिट्रेसमेंट ये है या नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट का बजा है तो आप देखें ये स्ट्रक्चर चल रहा है इस तरह, तो हो सकता है इसके अंदर ये रिट्रेसमेंट ना हो। मार्केट का ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट का ये हाई हायर हाई नहीं है, ये हायर हाई हो और ये लो हो इसी तरह, या ये हाई हो, ये भी हाई ना हो, या ये हाई हो ये ना हो, ये वाला हाई हो। इसको फिर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आप मार्केट को वो नीचे आता हो तो देख रहे हैं, तो इसको आप लोअर हाई क्यों मार्क, हायर लो मार्क क्यों नहीं करेंगे और इसको हायर हाई मार्क क्यों नहीं करेंगे? आपको देखने में तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नजर आएंगी, रेड कैंडल्स नजर आएंगी, लेकिन ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी, या ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी, या ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। ये मैं आपको रियल मार्केट में अगर दिखाऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर यहाँ अब आपको अपना वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में इंडिपेंडेंट कैंडल वाला, वो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे आप देखें मार्केट ने ये एक मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर बना के जा रही, ये हाई ये लो ये हाई, लेकिन इन रियलिटी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये यहाँ पर ना तो कोई स्विंग हाई है, ना कोई स्विंग लो है, ना कोई स्विंग हाई है, ना कोई स्विंग लो है। ये पूरी एक ही वेव है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ऐसा क्यों, हमें तो लोज नज़र आ रहे हैं, रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, हाइज और लोज बनते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको गौर करें, इंडिपेंडेंट कैंडल वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, मार्केट में वैलिड रिट्रेसमेंट उसी वक्त होती है जब एक रेड कैंडल एक इंडिपेंडेंट ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होगी। अब जैसे यहाँ पर देखें कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है ग्रीन वाली, ये इनसाइड बार है, इस इंडिपेंडेंट कैंडल के नीचे जब तक, इसकी विक के नीचे जब तक रेड कैंडल क्लोज नहीं होगी, हम रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे उसको, वो वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे देखें ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है ग्रीन, और इसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसको हम कहेंगे ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। इसको मैं एक वेव क्यों कह रहा था, क्योंकि अब मार्केट का ये हाई है, ये इंडिपेंडेंट कैंडल है। अब इसके अंदर चाहे 100 रेड कैंडल्स बन जाए, जब तक एक रेड कैंडल इस इंडिपेंडेंट कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होगी तो ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। इसी तरह ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, इसके नीचे जब तक रेड कैंडल क्लोज नहीं होगी इस विक के नीचे, तब तक ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं स्टार्ट होगी। इस तरह इस इंडिपेंडेंट कैंडल के अंदर आप देखिए कितनी 10 से 15 कैंडल्स बन चुकी हैं, लेकिन एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे। वैलिड रिट्रेसमेंट के लिए आपको किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है, और ये लो है, ये हाई है, ये लो। अब ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लास्ट रेड कैंडल है, ये मार्केट ने फॉर एग्जांपल एक लोअर लो लगाया। अब यहाँ पे लोअर हाई तब लगेगा, लोअर और रिट्रेसमेंट तब काउंट होगी जब इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। और ये लोअर हाई उस वक्त कंफर्म होगा जब ये अपना ये वाला लोअर लो नीचे ब्रेक करेगा। जैसे ये एक रेड कैंडल इस लोअर लो के नीचे क्लोज हो चुकी है, तब ये लोअर हाई कंफर्म होगा। इससे पहले हम इसको
इसकी क्लोजिंग से पहले हम इसको लोअर हाई नहीं कहेंगे। हो सकता है मार्केट ने ये एक लोअर हाई बनाया, हम उसके बाद मार्केट यहाँ आके वापस यहाँ एक और लोअर हाई बना दे और फिर नीचे ब्रेक करे। तो जब तक एक लो ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, तो वहाँ पर एक हाई कंफर्म नहीं हो सकता। सिमिलरली जब तक मार्केट एक हाई ब्रेक नहीं कर देती, मार्केट यहाँ कुछ भी करती रहे, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट का लो कंफर्म नहीं होगा। और ब्रेक करने का मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडल आपको उस स्विंग के नीचे चाहिए, तभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट किसी लो पर विक मारकर वापस अंदर क्लोज हो जाती है, तो वहां पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, और फिर ये मार्केट ने हाई बना दिया। अब अगर मार्केट, अगर अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे ये एक लो लगाया, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, और अभी आप ये देखें ये रेड इंडिपेंडेंट कैंडल है, इस विक से नीचे क्लोज हो गई है। इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज हुई है, मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज की है, तो इसको हम कहेंगे ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद मार्केट ने फिर इसका ये लो ब्रेक किया है, ये फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगा दिया। यहाँ पे देखें, अगर ये लोअर हाई के ऊपर ग्रीन रेड कैंडल क्लोज हो जाती, तो ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता बाय साइड। लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप किया, विक से स्वीप किया, तो हम इसको हाई नहीं कहेंगे। और इस विक के पीछे अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर भी हम उसको हाई नहीं मानेंगे, जब तक इस, अब ये जो हाई है, लोअर हाई, ये इन दो विक से प्रोटेक्टेड है। हाईएस्ट विक ये है, इस विक ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। जब तक इस विक के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगी, इस हाई को हम प्रोटेक्टेड ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लोअर हाई को प्रोटेक्ट रखते हुए ये वाला लोअर लो नीचे ब्रेक कर दिया, तो अभी हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हो। तो वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट का मैंने आपको बता दिया कि वैलिड रिट्रेसमेंट वो होगी जब तक लास्ट इंडिपेंडेंट जो ग्रीन कैंडल होगी उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं होगी। रिट्रेसमेंट उसी वक्त स्टार्ट होगी जब तक रेड कैंडल नीचे क्लोज होगी एक ग्रीन कैंडल के। सिमिलरली यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल एक की ग्रीन कैंडल मार्केट बना देती है और वो कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है, अब यहाँ पे मल्टीपल रेड कैंडल्स होती हैं, तो जब तक इसकी बॉडी इस कैंडल के नीचे, बॉडी या विक के नीचे जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे क्लोज नहीं होगी, तब तक हम इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। हाँ, अगर मार्केट इस रेड कैंडल की विक इस तरह नीचे आ जाती है, इसकी बॉडी या विक के नीचे, लेट्स सपोज इसमें भी हम एक बॉडी मार्क कर देते हैं, इसकी हम एक विक मार्क कर देते हैं, ये इसकी विक, अगर इसकी लोवेस्ट पॉइंट के नीचे विक भी आ जाती है तब भी हम रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। हमें इसकी बॉडी की क्लोजिंग नीचे चाहिए, तब ही हम कहेंगे कि अब ये एक रिट्रेसमेंट है, ये एक लोअर हाई है। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी तो ये इनसाइड बार्स हैं इस इंडिपेंडेंट कैंडल, लो हमारा यही रहेगा और हाई हमारा यही रहेगा। इसको बीच में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये एक सिंपल वेव कंसीडर होगी। आई होप आपको वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्लियर ना हो वैलिड और इनवैलिड रिट्रेसमेंट, तो आप फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ही मार्क करते रहेंगे। आप इसको हाई बनाएंगे, इसको लो बनाएंगे, इसको हाई, इसको लो। फॉर एग्जांपल मार्केट ये जा रही है ऐसे, आपने इनको स्विंग्स मार्क किया है, मार्केट जो है वो यहाँ पे आती है, आप कहेंगे ओह ये तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक पूरी एक ही वेव है। आप यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एडवांस्ड स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसको हम मार्केट में एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। कैंडल्स की फॉर्मेशन आपने देख ली है। कैंडल्स मैंने आपको बताई थी कि कैंडल जो
जहाँ से कैंडल ओपन होती है वहाँ पे उसकी बॉडी होती है और जहाँ क्लोज होती है वहाँ बॉडी होती है। इसके अलावा जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पे कैंडल की विक होती है। सिमिलरली रेड कैंडल भी है। और इसी तरह इंडिपेंडेंट कैंडल आपको पता है, इंडिपेंडेंट कैंडल वो होती है जो अपनी पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, उसकी विक से ऊपर क्लोज होती है। इसी तरह रेड कैंडल जो है सेल की कैंडल इंडिपेंडेंट वो होगी जो अपनी विक से नीचे क्लोज होगी। ये इनसाइड बार है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया मार्केट का। ये आप देखिए, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वेव है यहाँ से यहाँ तक, और ये मार्केट का एक सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ऐसा होता है कि मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आप ब्रॉडर पिक्चर पे देखेंगे तो वो आपको बेरिश ही नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो मार्केट का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चल रहा है, सेल साइड लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक और लोअर लो लगाया, उसके नीचे क्लोजिंग दे। अब ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। दरमियान में अगर आप देखें तो मार्केट मल्टीपल टाइम्स अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। ये मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर अपना बुलिश किया, एक लोअर हाई बनाया, वापस अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश किया, एक्सटर्नल के साथ अलाइन किया और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लोअर लो लगाया। फिर मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश किया, उसके बाद उसको वापस बेरिश करके एक्सटर्नल के साथ मार्केट अलाइन हो जाती है। ये मार्केट अपना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरह बुलिश और बेरिश साइड पे शिफ्ट करती है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह अलाइन होता है। वैलिड रिट्रेसमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है। जब तक एक इंडिपेंडेंट कैंडल जो है वो क्लोज नहीं होगी किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडल के, तब तक हम उसको वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं करेंगे। ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड रिट्रेसमेंट है, ये इनवैलिड है, ये इनसाइड बार्स हैं सारी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। इसमें किसी भी किस्म का अगर आपका क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।